गौरव वल्लभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव वल्लभ जी, बाजार बहुत उत्साहित नहीं है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बहुत से मेहमान मौजूद हैं, उनको ये लग रहा है कि और बहुत कुछ हो सकता था, विजन दिखना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं दिखा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस किया गया है, फिस्कल डिसिप्लिन को बताया गया है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हुई है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की बात हुई है, बायोफार्मा शक्ति को लॉन्च किया गया है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को ताकत दी गई है, एमएसएमईज़ के लिए 10,000 करोड़ के फंड को डेडिकेट किया गया है, 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स की घोषणा की गई है, रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट्स के लिए स्कीम लाई गई है, टेक्सटाइल्स के लिए इंटीग्रेटेड स्कीम लाई गई है। तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स हैं उनको लिफ्ट किया गया है। इस बजट में फिस्कल डिसिप्लिन का ध्यान रखा गया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों पे बराबर का फोकस इस बजट में किया गया है। तो मैं इस बजट को बनाकर रखा गया है, बिल्कुल। लेकिन जो अर्थव्यवस्था के जानकार हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं है, उसको बूस्ट करने के लिए या तो कदम उठाए जाने चाहिए थे या इस तरह का कुछ दिशा दिखनी चाहिए थी, इस तरह का उद्देश्य दिखना चाहिए था सरकार का कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। किया गया है बहुत से क्षेत्रों के लिए, लेकिन किस तरह से डिमांड बढ़ेगी? फाइनेंशियल ईयर 2015 FY15 में भारत का कैपेक्स का बजट 2 लाख करोड़ था, जो आज 12,20,000 करोड़ हुआ। तो जब ये पैसा जाएगा सिस्टम में तो नेचुरली डिमांड तो क्रिएट होगी, प्राइवेट सेक्टर फॉलो किया करेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा कैपेक्स का। तो 2 लाख करोड़ से 12,20,000 करोड़ का सफर हुआ है पिछले 11 साल में। गौरव जी, तो ये जब पैसा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अंडरस्टूड। गौरव जी, ऑन अ लिटिल लाइटर नोट, और आप तो प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं, यू नो फाइनेंस लाइक नोबडी एल्स। सर, सरकार ने बात की मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर की, निम्हांस 2 की बात की, रांची और तेजपुर में मेंटल हेल्थ के इंस्टीट्यूट्स की बात की। स्टॉक मार्केट का जो हाल है सर, सोना और चांदी का जो हाल है, मुझे तो लगता है इसकी जरूरत अभी पड़ जाएगी लोगों को। देखिए, मुझे लगता है कि आप स्टॉक मार्केट का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू नहीं ले रहे हैं, आप ऑप्शन ट्रेडर्स और फ्यूचर ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव की बात सोच रहे हैं। आज एक मिनी FPI खोला गया है, जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो भारत के इक्विटी मार्केट में 10% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं तो इसको एक गेम चेंजर स्कीम मान रहा हूँ। मिनी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एक स्कीम खोली गई है। स्टॉक मार्केट और अभी बजट को स्टॉक मार्केट इतना बेरिश क्यों है अभी? क्यों इतना, व्हाई स्टॉक मार्केट इज ब्लीडिंग अभी? क्या वजह होगी, क्या लगता है? एक ये थोड़ा सा है ना, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी मार्केट पूरी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करेगा। अभी क्या एक इमीडिएट रिएक्शन है कि भाई STTs हैं जो फ्यूचर्स और ऑप्शन पे बढ़ाई गई है, उसका एक इमीडिएट रिएक्शन है। बट लेट द मार्केट एब्जॉर्ब द एंटायर इंफॉर्मेशन कि किस तरह फाइनेंशियल मार्केट को ताकत दी जा रही है, किस तरह सेक्टर दर सेक्टर, और जो नॉलेज ड्रिवन सेक्टर्स है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स है, फ्यूचर सेक्टर्स है, उनको ताकत दी जा रही है। तो मार्केट एब्जॉर्ब करेगा सारी इंफॉर्मेशन, एंड आई एम वेरी होपफुल कि मार्केट बाय द एंड ऑफ द डे पॉजिटिव नोट पे। ये वैलिड पॉइंट है आपका कि अभी थोड़ा समय देना चाहिए। हो सकता है ये इमीडिएट रिएक्शन है, कुछ समय बाद जैसे जैसे और फाइन प्रिंट को पढ़ेंगे तो कुछ और रिएक्शंस भी आएंगे। लेकिन जो आपने अब से कुछ देर पहले कहा कि सरकार ये सब कुछ डाल रही है अर्थव्यवस्था में, केपेक्स को भी बढ़ाया गया है, ये सब कुछ डिमांड क्रिएट करेगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी फॉलो करेगा। लेकिन सरकार इससे पहले भी ये कर चुकी है, सरकार तमाम तरह की राहत दे चुकी है, पिछली बार भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों ऐसा है और क्या और किया जा सकता था कुछ इस बजट में ताकि उनको और इंसेंटिवाइज किया जाए, वहां से डिमांड बढ़े? प्राइवेट सेक्टर उतना उत्साहित क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अगर हम पिछले 4-5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में 2 साल तो कोरोना इंड्यूस्ड इम्पैक्ट था इकोनॉमी पे। तो पिछले 3 साल की हम प्रिसाइसली बात कर सकते हैं जब अर्थव्यवस्था से कोरोना का प्रभाव हट चुका था। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कैपेक्स बढ़ रहा है, पर जो ग्रोथ पब्लिक कैपेक्स की है FY15 में 2 लाख करोड़, FY27 में 12,20,000 करोड़, वैसी ग्रोथ नहीं है। पर पिछले 3 साल में ग्रोथ हुई है और प्राइवेट सेक्टर की जो
मेजर इश्यूज थे कि प्रेडिक्टेबिलिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स, ईज ऑफ टैक्स, ये सारे इश्यूज को पॉइंट दर पॉइंट रिजॉल्व किया गया है। भले वो कस्टम्स के इश्यूज हो, भले वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के इश्यूज हो, उनको रिजॉल्व किया। अंडरस्टूड। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए इस बार लेवल ऑफ पेनलाइजेशन जो है टू द डिग्री ऑफ पनिशमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड और रादर वेव्ड ऑफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, मैं इकोनॉमिक सर्वे को एज अ पैरामीटर रखता हूं, और क्योंकि उसमें ये बताया गया था फ्यूचर कंडीशंस क्या हैं, और आपने बजट प्रेजेंट किया है, राइट? 2 कंडीशंस है। मुझे एक चीज बताइए जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, इस बजट में एक मिडिल क्लास के लिए क्या है? नंबर 1। नंबर 2, इनकम टैक्स पेयर को क्या यह समझ लेना चाहिए दैट देयर आर नो फ्री कुकीज नाउ, आपको धीरे धीरे न्यू टैक्स रिजीम की तरफ शिफ्ट करना है, और यह आपको एज अ शॉक एब्जॉर्बर दिया गया इस साल? देखिए, इस बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या, उसका जवाब देता हूं। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए बम्पर नौकरियां हैं। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए जो 13 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, उसकी ज़बरदस्त हैंड होल्डिंग होगी। भले वो लिक्विडिटी सपोर्ट हो, भले वो इक्विटी इन्फ्यूज़न हो 10,000 करोड़ का, भले वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट हो, तो एमएसएमई के जितने भी लोग हैं वो मिडिल क्लास में आते हैं। और इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, एआई, इसमें ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग पर ताकत मिलेगी। तो जो मिडिल क्लास घरों के जो बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी किए हुए हैं, उनको ताकत मिलेगी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि जो एमएसएमई को ताकत देने के लिए जो उनके लिए एक अकाउंटिंग के मित्र के टाइप में जो एक नई घोषणा की गई है, वो हमारे देश के बच्चों को, और उसमें हजारों बच्चों को कॉर्पोरेट मित्र। तो ये मिडिल क्लास के लिए क्या है, तो मैं प्रिसाइसली कहूँ, जबरदस्त बम्पर नौकरियां। लोअर इनकम ग्रुप के लिए क्या है कि उनका जो एस्पिरेशन है मिडिल क्लास में आने का, उसकी हैंड होल्डिंग का सपोर्ट। उद्योगों के लिए क्या है, छोटे उद्योगों के लिए कि एमएसएमईज को एक चैंपियन कंपनीज के रूप में चिन्हित करके उनको आगे ले जाने की ताकत। ओल्डर इकोनॉमी या हमारे देश के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए क्या है कि उनके लिए जो सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ है, उस पर उनके केयर टेकर्स को के लिए अलग कोर्स कराने की ताकत। एजुकेशन के लिए क्या है, तो भले ही वो ऑरेंज इकोनॉमी, मैं एग्री करता हूं। और गौरव वल्लभ जी, स्किल डेवलपमेंट पर भी बहुत फोकस किया गया। लेकिन हमारे साथ मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं और हो सकता है उनके मन में कुछ सवाल हो आपके लिए, तो उनका भी रुख करते हैं। आप में से कोई सवाल लेना चाहता है गौरव वल्लभ जी से? मैं पूछना जी बिल्कुल पूछिए। गौरव सर नमस्कार। जयेंद्र मल्होत्रा जी हैं, सीए हैं, और वो सवाल लेना चाहते हैं आपसे। नमस्कार सर। सर एक छोटा सा क्वेरी था मेरा, और एज अ रिटेल ना समझ के, इन्वेस्टर ना समझ के, एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल टैक्स पेयर समझ के जवाब दीजिएगा। मेरा सोचना क्या गलत था कि मेरे को थोड़ा सा टैक्स रिबेट मिल जाता, नॉट दैट कि मेरे को मिलता, अगर पूरे भारत देश के हर एक छोटे जो इनकम टैक्स पेयर है उसको कहीं पे कॉम्प्लायंस को लेकर थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स में या इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता। जैसे गौरव जी, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन क्वेरी है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। 2017 में जीएसटी आया था, लिमिट रखी गई थी 20 लाख रुपया, 20 लाख के ऊपर आप जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। आज इस बात को करीब करीब 7 साल हो गए। आपको नहीं लगता ये 20 लाख को आप बढ़ा के 40 लाख कर देना चाहिए? एटलीस्ट जो लोग 20 लाख वाले छोटे एमएसएमई वाले हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, या सर्विसेज जो देते हैं, कम से कम उनको कंप्लायंस का बर्डन कम हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो कुछ ना कुछ जरूर मजबूरी रही होगी फाइनेंस मिनिस्टर मैम। जी हाँ, जवाब ले लेते हैं जी गौरव जी। देखिए, डाटा वाइज बात करूंगा बिकॉज आपके टेक्निकल गेस्ट हैं और जानकार व्यक्ति हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। देखिए, 12,75,000 रुपये की इनकम पर कोई कर नहीं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, 145 करोड़ जो हमारी आबादी है, उसमें से इफेक्टिव टैक्स पेयर 1.5 करोड़ के आसपास ही है। ओनली 1.5 करोड़ पीपुल आर पेइंग टैक्स। मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा, टैक्स पेमेंट की जो इफेक्टिव टैक्स पेयर्स है ओनली 1.5 करोड़ है। तो और उसमें भी 12,75,000 रुपये तक की इनकम, आप ये समझिए लगभग 1,10,000 रुपये तक कोई सैलरी अर्न कर रहा है, उसको किसी भी प्रकार का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है।
तो ईज ऑफ लिविंग और टैक्स पेयर्स का ध्यान रखा गया। दूसरी बात, आपने जीएसटी की बात करी, ऐसा एक भी प्रोडक्ट बता दीजिए जो कॉमन व्यक्ति यूज करता है जिसकी टैक्स रेट 5% से ज़्यादा है, या शून्य, या तो 0% होगी या 5% होगी। तो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हुआ, इनकम टैक्स में बड़ा रिलीफ पिछले बजट में दिया, हमारा कंजम्पशन पैटर्न उससे बढ़ा है, आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी समय की ज़रूरत देश के अन्नदाताओं पर फोकस करने की, एमएसएमई पर फोकस करने की, और जैसा आपने सवाल पूछा सुमेरा जी ने कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस बजट के बाद बढ़ेगा। और रही बात स्टॉक मार्केट की, मार्केट को थोड़ा सा टाइम दीजिए इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने का, तो निश्चित रूप से मार्केट बाउंस बैक करेगा, तगड़े तरीके से करेगा, क्योंकि फंडामेंटली इस बजट में काफी गेम चेंजर। अगर ओके लेट्स पुट दिस अक्रॉस, एक सेक्टर जो भारत अब बहुत बड़े बड़े उस पे जाइंट स्टेप्स लेने की कगार पर है, वो है सिविलियन एयरक्राफ्ट्स। उस पर हमने देखा कस्टम ड्यूटीज उसके पार्ट्स और उसके एयरक्राफ्ट्स को लेकर लेस हो रही है। लेकिन दूसरा, क्योंकि आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की है, हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एकदम टेक्टोनिक पॉलिसी ऑन एआई, या कुछ एक बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर जिससे कि एआई की तरफ जो हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं उसमें आगे आए। आई एम नॉट सेइंग कि हम बहुत पीछे रह गए, मे बी वी आर नंबर 3 और नंबर 2 व्हाटएवर इट इज, बट वी आर नॉट नंबर 1। तो वहां पर कुछ नहीं दिखाई दिया सर। आप ये बताइए, आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, एआई को ताकत देने के लिए क्या जरूरत होती? चिप्स की ना। अगर आपके पास चिप्स होगी तो ही हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ताकत मिलेगी ना, बिकॉज यू रिक्वायर प्रोसेसर्स टू डू दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो चिप्स, सेमीकंडक्टर मिशन को ताकत दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो पिछले 11 साल में 6 गुना बढ़ा, और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट पिछले 11 साल में 11 गुना बढ़ के 4.25 लाख करोड़ पर पड़ा हुआ। लेट्स मेक इट सिंपल। सेमीकंडक्टर ग्रेट स्टेप, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। 40,000 करोड़ उसके ऊपर आपने एलोकेशन किया, ब्रिलियंट स्टेप। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि रेयर अर्थ को लेकर जो आप लोगों ने किया है वो भी ब्रिलियंट है। लेकिन मेरा सवाल है, जो एग्जिस्टिंग आईटी सेक्टर है वो तो अपने आप तैयार है ना इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन तैयार करने के लिए, उसके लिए क्या है? व्हाट इज देयर इन इट फॉर देम? देखिए, जो मैट के प्रोविजंस में फेरबदल किया गया है, जिस तरह से इनकम टैक्स फाइलिंग्स और जो प्रोसेसिंग्स हैं उनको सरलीकृत किया गया है, निश्चित रूप से उनको ताकत मिलेगी। और आईटी सेक्टर भी जो ITES जो हम 5 साल 7 साल पहले बात करते थे, आप ही के शो में मैंने आपके साथ कई डिबेट्स की जिसमें IT सेक्टर की बात करते थे, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। IT सेक्टर इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग टू AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग। इट्स ए रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड गवर्नमेंट फोकस्ड है न्यू टेक्नोलॉजिकल एरियाज में सेमीकंडक्टर्स के थ्रू, ताकि जब तक हम सेमीकंडक्टर्स में आत्मनिर्भरता नहीं पाएंगे तो एआई का सपोर्ट हमको नहीं मिलेगा। और उस दिशा में अहम कदम उठाया गया है। लेकिन प्रोफेसर गौरव वल्लभ, हमारे साथ स्टूडियो में भी एक प्रोफेसर मौजूद हैं, हमारे साथ नंदिनी दत्ता जी मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। मैं चाहती हूँ वो भी आपसे सवाल लें। हाँ, जी सर नमस्कार। मैम पहले तो मैं बहुत ध्यान से ये बजट को सुन रही थी। एक मिनट मैम, एक मिनट जी बोलिए गौरव। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह मार्केट ने अभी तक लाइन बाय लाइन बजट नहीं पढ़ा है, प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है, मुझे आधा 1 घंटा और लगेगा, मैं बेटर आंसर दूंगा। पर जो मैंने बजट भाषण सुना है उसके आधार पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। नाउ मैडम प्लीज कैरी ऑन विथ योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सर। यही कह रही हूँ कि बड़ी ध्यान से सुनी हूँ। आप अगर कहेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में गुंजाइश ही नहीं था बहुत ज़्यादा, हम टैक्स ईजिंग किए हैं, तो लास्ट ईयर का जितना टैक्स कॉन्सेशंस या जो लिमिट्स बढ़ाए गए थे उस पे टैक्स बेस तो बढ़ा नहीं है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन में एक स्लो डाउन है, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, और हो सकता उसके कारण बहुत ज़्यादा गुंजाइश इस बार नहीं था। लेकिन आप सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में rather than talking about specifics of
allied health workers, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में ओवरऑल स्पेंडिंग क्यों नहीं बढ़ाए? वो बहुत ज़रूरी था कि एजुकेशन में पर्टिकुलरली ओवरऑल स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ जाना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा है। वो नहीं आपने। और गौरव जी, इसमें मेरा भी एक सवाल जोड़ देती हूँ मैं कि आप एजुकेशन सेक्टर में अगर नहीं बढ़ाएंगे, आप स्किलिंग में बढ़ा रहे हैं, वो ज़रूरी है, स्किल डेवलपमेंट में बढ़ा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर को भी फिर उतनी ही ज़रूरत है ना। क्यों हम ऐसे लोगों को तैयार करें जो स्किल्ड ही नहीं है? देखिए, वन बाय वन आंसर देता हूँ। एजुकेशन सेक्टर में टोटल जो एलोकेशन है, जो मैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ बजट डॉक्यूमेंट में, वो 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ है। 1,40,000 करोड़ रुपए का टोटल एलोकेशन है इस बजट में एजुकेशन सेक्टर में। तो जो पिछला, जो जहाँ तक मेरी रिमेम्बरेंस है कि पिछला जो एलोकेशन था वो समवेयर अराउंड 1.1-1.2 लाख करोड़ के बीच था। तो एजुकेशन सेक्टर की स्पेंडिंग बढ़ी है, डिफेंस सेक्टर की स्पेंडिंग बढ़ी है, रूरल डेवलपमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी है। तो जो हम जिनको कहते हैं कि जो सेक्टर्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को डिफाइन करते हैं, उन सारे सेक्टर्स में स्पेंडिंग बढ़ाई गई है और विशेषकर कैपेक्स की स्पेंडिंग उन सेक्टर्स में बढ़ी है, क्योंकि कैपेक्स का मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है। 1 रुपया कैपेक्स का जीडीपी में लगभग 2.53 रुपीस का इंपैक्ट। और बिल्कुल ये कहना पड़ेगा कि सरकार ने कैपेक्स बढ़ाया, यानी सरकार खर्चा जरूर बढ़ा रही है, खर्च कर रही है अर्थव्यवस्था में।